उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा जी। तो हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। बस थोड़ा सा मुझे रिकॉल कर दें ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने पढ़ा है। लास्ट डिस्कशन में आपने क्या पढ़ा था, जरा मुझे बताएंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने कहाँ तक पढ़ा था? मैंने खुद स्क्रीन ओपन कर ली है, आप मुझे थोड़ा सा याद करवा दें। ओके जी, ओके प्लानिंग पढ़ रहे थे, शाबाश बच्चों, ठीक हो गया। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूं। हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ ली बच्चों, हमने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, हमने थ्रेड्स पढ़ लिए, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन की अश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है, और इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है जी। और उसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें एक रीजनेबल एश्योरेंस थी और एक लिमिटेड एश्योरेंस, और हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आगे थे ऑडिट की स्टेजेस में। ऑडिट की जो सबसे पहले स्टेज थी दैट इज प्लानिंग। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे प्लानिंग में जनाब, और प्लानिंग में हमने बच्चों हमने बात की थी किसकी? रिस्क असेसमेंट। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा याद करवा दें, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट क्या होती है बच्चों? जी बच्चों, अगर आप याद करवा दें मुझे कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। जी, रिस्क फाइंडिंग एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसटेकमेंट। शाबाश। चांसेस देखते हैं जनाब, अगर वो एरियाज आइडेंटिफाई, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड ये है बच्चों कि हमें मटेरियल मिसटेकमेंट्स को फाइंड करना, हमें मटेरियल मिसटेकमेंट्स को फाइंड करना है, और हमें अंदाजा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और किस में नहीं है जनाब। तो बच्चों फिर हम प्लानिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले जनाब रिस्क असेसमेंट करते हैं। और रिस्क असेसमेंट का मकसद क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। बच्चों जब आप ये एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो इट्स क्वाइट इजी टू डेवलप अ प्लान। ठीक है जी, इट्स क्वाइट इजी टू डेवलप अ प्लान। और मैंने आपको जनाब रिस्क असेसमेंट के हवाले से क्या बताया था कि जो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों। और व्हाट इज नॉलेज ऑफ बिजनेस? नॉलेज ऑफ एंटिटी and its environment, knowledge of entity and its environment। ठीक है। तो मैंने नॉलेज ऑफ एंटिटी में बच्चों कौन सी एग्जांपल दी थी रिस्क को असेस करने के लिए? जल्दी से बता दें मुझे जी बच्चों। यस, शाबाश बच्चों, शाबाश बेटा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यस बेटा, हमने कहा था कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं जनाब एज ए ऑडिटर। जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, हम कहते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है। जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम कहते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम है। और मुझे इन्वायरमेंट से जरा बता दें कि हमने कौन सी एग्जाम्पल को समझा था, बताएं बच्चों। इन्वायरमेंट में हमने कौन सी एग्जाम्पल को बात की थी जनाब? यस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, पेस्टल फैक्टर्स के अंदर हमने रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी की बात की थी बच्चों। टेक्नोलॉजी क्या है? रैपिडली चेंज हो रही है बच्चों। टेक्नोलॉजी क्या है? रैपिडली चेंज हो रही है जनाब। ओके। तो इंशाल्लाह ताला बाकी बातें भी हम करेंगे। हमने रिस्क असेसमेंट कर ली बच्चों। रिस्क असेसमेंट का मकसद था रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करना। अगर मैं ये काम ना करता तो हो सकता है, देखें, ऑडिटर का अगर जब तक आपको ये नहीं अंदाजा होगा ना कि ऑडिटर का स्कोप क्या है, बच्चों ऑडिटर का स्कोप यह है कि उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है, उसके बारे में ओपिनियन देना है, क्या या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है जनाब। दैट इज द स्कोप ऑफ ऑडिटर। अब वो सोच रहे हैं कि मटेरियल बेस्ड, आप बोर ना हो जाइएगा कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं समझ आएगी तो आपको ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। सही है। ऑडिटर सोचता है कि भाई मैंने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड करना है और बताना है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ही इज थिंकिंग अबाउट कि सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, करंट एसेट, नो कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, मैं कितने प्रोसीजर्स लगाऊं? इसका जवाब मिला कि रिस्क असेसमेंट कर। रिस्क असेसमेंट के नतीजे में आपको रिस्क एरियाज पता चल जाए। तो रिस्क एरिया पता चल जाएंगे तो फिर क्या होगा? यू कैन डेवलप अ प्लान।
ठीक है बच्चों। और प्लान के अंदर आपने देखा है कि मैंने हाईलाइट किया कि दो तरह के प्लान होते हैं बच्चों। एक को हम कहते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान और एक को कहते हैं ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल। जी, रिस्क असेसमेंट के नतीजे में बच्चों हम दो लेवल पे दो तरह के प्लान बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान और दूसरे को हम क्या कहते हैं ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल। ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल बच्चों, ठीक है। और ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल या इसको हम इंडिविजुअल ऑडिट प्लान भी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑडिट प्लान भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने सिर्फ समझना क्या है कि जनाब ये ओवरऑल ऑडिट प्लान और इंडिविजुअल ऑडिट प्लान में क्या फर्क होता है। डन बच्चों, ओके जी। तो रिस्क असेसमेंट हो गई, रिस्क एरिया हमारे सामने आ गए। ओवरऑल प्लान बच्चों क्या होता है, ओवरऑल ऑडिट प्लान ये एक समराइज्ड प्लान होगा, ठीक है। ये एक समराइज्ड प्लान होगा जो रोड मैप प्रोवाइड कर देगा हाउ द ऑडिट विल बी परफॉर्म्ड, या आपको बताएगा कि ऑडिट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। मैं मसलन इस ओवरऑल प्लान के अंदर लिखा होगा सबसे पहले लिस्ट ऑफ रिस्क एरियाज, जो आपने रिस्क असेसमेंट के नतीजे में आपने रिस्क असेसमेंट बच्चों ठीक कर ली, समझ लें आपका प्लान बन गया जी। ओवरऑल प्लान में लिखा होगा कि टीम मेंबर्स कौन से होंगे। जी बच्चों, ओवरऑल ऑडिट प्लान में क्या लिखा होगा, टीम मेंबर्स कौन से होंगे। ओवरऑल ऑडिट प्लान में लिखा होगा टाइम लिमिट, कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा हमें ऑडिट करने में। ओवरऑल ऑडिट प्लान में क्या लिखा होगा, ऑडिट अप्रोच। जी बच्चों, मैंने आखिरी कंटेंट क्या बोला है, ओवरऑल ऑडिट प्लान या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का आखिरी पॉइंट क्या बोला है मैंने, ऑडिट अप्रोच। लिखें जरा मैं ताकि आप देखें जी। हम क्या कर रहे हैं, अपना एक प्लान बना रहे हैं, हाउ द ऑडिट विल बी परफॉर्म। शाबाश बच्चों शाबाश, ठीक है। ऑडिट अप्रोच, कोई थोड़ा सा मुझे बताए ना, ऑडिट अप्रोच से क्या मुराद है, तो थोड़ा सा आप इनपुट देना बच्चों। ऑडिट अप्रोच क्या मतलब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहां से मैं। विच प्रोसीजर्स टू अप्लाई, स्टेप्स, ओके। ऑडिट लिमिटेशंस, नहीं बेटा। अप्रोच मीन स्टेप्स, हाउ टू स्टार्ट, ऑडिट स्टेजेस, ठीक है। नहीं, ऑडिट स्टेजेस प्लानिंग जी, हाउ मच एंड हाउ वी सिलेक्ट सैंपल्स, शाबाश। और चल गुड हो गया, गुड हो गया जनाब, ठीक है। मैं अब इसको थोड़ा सा आपके सामने एलैबोरेट करता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बट ओवरऑल ऑडिट प्लान है क्या, कौन, कब, कैसे और क्यों करेगा, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ऑडिट प्लान, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, टीम मेंबर्स कौन कौन से होंगे, रिस्क एरियाज कौन, तो रिस्क एरिया ही हमें सारा का सारा बता देगा। अगर रिस्क एरिया ज्यादा है तो एक आप ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को लेके जाएंगे, ज्यादा सीनियर लेवल के लोगों को लेके जाएंगे। बच्चों ऑडिट अप्रोच का मतलब है आपके प्रोसीजर्स, आपके प्रोसीजर्स, कि कहां पर आपके प्रोसीजर ज्यादा होंगे और कहां पर आपके प्रोसीजर्स कम होंगे। तो मुझे बताएं कहां पर हमारे प्रोसीजर ज्यादा होंगे, जी बच्चों रिप्लाई करें, कहां पर, शाबाश बच्चों शाबाश। जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट चांसेस रिस्क ज्यादा होगा वहां पर हमारे एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर ज्यादा होंगे, और जहां रिस्क कम होगा, ठीक है। और ये काम तो हमने रिस्क असेसमेंट स्टेज पे कर लिया ना बच्चों, जहां रिस्क कम होगा जनाबिला वहां पर प्रोसीजर्स कम होंगे जनाबिला। तो बच्चों प्रोसीजर कौन से, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि प्रोसीजर्स कौन से जनाबिला। मैं दो बातें करने लगा हूं जनाबिला इसके अंदर। एक को कहते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक को बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। मैं दो बातें बोल रहा हूँ जनाब पहला, पर जो ऑडिट अप्रोच समझा रहा हूं मैं, मैंने दो लफ्ज बोले हैं, एक बोला टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल प्लान के अंदर अगर कोई कंटेंट थोड़ा समझने वाला है तो वो ऑडिट अप्रोच है, कि हाउ द प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म, कहां पर प्रोसीजर ज्यादा और कहां पर कम। अच्छा जी, अब तवज्जो से जरा तसल्ली से रिप्लाई कीजिएगा मुझे। हमने रिस्क असेसमेंट की बच्चों, और रिस्क असेसमेंट प्राइमरली जो सबसे अहम चीज है ना रिस्क असेसमेंट में, हम क्या करते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं। जवाब मिला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, वीक है। बताएं मेरी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, बताएं बच्चों मेरी ऑडिट अप्रोच क्या होगी।
अगर रिस्क असेसमेंट में पता चला कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया का वीक है, तो मेरी अप्रोच क्या होगी? प्रोसीजर ज्यादा कम। शाबाश। अब असल चीज क्या है? प्रोसीजर कौन से? अब तसल्ली से मेरी बात को, प्रोसीजर को समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है बच्चों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा चेक करना। एक तो हमने रिस्क असेसमेंट स्टेज पे चेक कर लिया ना, अब प्लान बना रहे हैं। प्लान में क्या कह रहे हैं कि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा देखने का नाम, प्लानिंग के बाद जब आप प्रोसीजर्स लगा रहे होंगे, दोबारा देखने का नाम क्या है बच्चों? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग स्टेज पे हमने जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा तो हमने बोला रिस्क असेसमेंट। जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रीएवैल्यूएट करेंगे तो उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब दूसरे प्रोसीजर जो मैंने बोला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बच्चों डेफिनेशन सुनिएगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर दोज प्रोसीजर्स which are used to detect material misstatement. Substantive procedures are those procedures which are used to detect material misstatements. असल तो ये प्रोसीजर्स हैं जी बच्चों। अब मुझे बताएं, जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा, अब मुझे बताएं कौन से प्रोसीजर्स आप यूज करेंगे? रिस्क तो ज्यादा है, बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? अब आपको मैंने प्रोसीजर्स की भी दो कैटेगरीज बना दी ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव। जी बच्चे शाबाश। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जनाब सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव की दोबारा डेफिनेशन सुने। वो प्रोसीजर विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिस्टेक। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर दोज प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सही है जी, दैट्स इट। बिल्कुल सही कहा कि जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे। कुछ बच्चे ने लिखा डिटेल टेस्टिंग करेंगे, वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती ही डिटेल टेस्टिंग है, ताकि हम जाके इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जो जो प्रोसीजर लग सकते होंगे, वो हम जरूरी होंगे, वो लगाएंगे। ओके बच्चों, तो ये थी मेरी ऑडिट अप्रोच कि जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, वहां पर हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देंगे। अब तवज्जो से सुनिए, आपने रिस्क असेसमेंट की और आपको जवाब क्या मिला कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। आपने प्लानिंग स्टेज पे जब रिस्क असेसमेंट की तो आपको इनिशियली क्या लगा बच्चों? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। अब मुझे बताएं, आप अपने प्रोसीजर इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करेंगे या सब्सटेंटिव यूज करेंगे? जी बच्चों शाबाश, यही तो समझाना है। ठीक है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है क्या? फिर शाबाश बच्चों। जी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लेस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लेस प्रोसीजर, लेस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके जी, अब जरा बात को समझिएगा बच्चों। अब मैं आपने आप रिप्लाई रोक देने, आपने मेरी बात को सुनना है जनाब। आपने इनिशियली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा और आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा लगा? जवाब दें। स्ट्रॉन्ग लगा। कैसा लगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग लगा। ठीक है, अब आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगा। बस रुक जाए, रुक जाए। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, हो सकता है रिस्क असेसमेंट करते वक्त आपने रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट कर लिया हो। आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया और आपने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखा, हो सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो और आपने जिस सैंपल की बेसिस पे देखा, हो सकता है उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट आ गई हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि आपने असेसमेंट की कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन इन फैक्ट वो वीक था? हो सकता है कि नहीं बच्चों? जी बच्चों रिप्लाई करें। यस, यस। अब आपको किसी ने पूछा था, तो फिर बच्चों हमें तो इंटरनल कंट्रोल, हम अपनी तसल्ली करते हैं दोबारा, वरना रॉन्ग ओपिनियन आ जाएगी। आपको लगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है और आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपने कम लगा दिए, और हो से बाद में पता लगा नहीं 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 नहीं, आपने तो रिस्क असेसमेंट ही गलत की थी बच्चों। तो फिर जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बच्चों स्ट्रांग होता है, वहां पर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा चेक करते हैं, और दोबारा चेक करने का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
दोबारा टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वीक वाली साइड पे दोबारा नहीं, वो वीक है तो सब्सटेंटिव भी बढ़ा दो ना, बात ही खत्म। जहां स्ट्रांग है ना तो हम उसको रीएवैल्यूएट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाकई स्ट्रांग है। अगर जवाब मिलता है यस इट्स अ स्ट्रांग, मजीद सैंपल चेक किया, तो फिर आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर जवाब मिला कि नहीं जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो वीक था, इनिशियल असेसमेंट गलत थी, तो आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रॉन्ग ओपिनियन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी बच्चों, आपको ये ऑडिट अप्रोच समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज बच्चों। चल, गुड हो गया बच्चों। तो बच्चों अब आपसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के जनाबेला क्या बताएं, कंटेंट्स बताएं। जरा सुनिएगा, मैं ओवरऑल ऑडिट प्लान या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के क्या पढ़ने लगा हूं, कंटेंट्स जनाबेला क्या होंगे, रिस्क एरिया कौन कौन से हैं, टीम मेंबर कौन कौन से हैं, हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, इनिशियली मटीरियलिटी लेवल क्या सेट किया है बच्चों। याद रख लें रिस्क और मटीरियलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है मटीरियलिटी लेवल उतना ही कम रखा जाता है जनाब। खैर ये पढ़ेंगे हम। सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी, सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है बच्चों। अगर आपने रॉन्ग सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उसकी बेसिस पे जो ओपिनियन आएगी वो तो ठीक नहीं होगी ना। तो इस प्लान के अंदर सैम्पलिंग अप्रोच भी डिसाइड की जाती है, ठीक है। टाइम फ्रेमवर्क सेट किया जाता है जनाब। कंसल्टेशन कैसे होगी, टीम मेंबर्स के दरमियान कैसे होगी, ऑडिट फर्म के क्लाइंट के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेगी, ये सारी बातें ओवरऑल ऑडिट प्लान में लिखी जाती है बच्चों। ये ओवरऑल प्लान एक समरी प्लान है। डन। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, इंडिविजुअल ऑडिट प्लान, या जिसको हमने नाम दिया ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल। जनाब ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल। जी बच्चों कोई बताएगा कि ये क्या होता है? जी बच्चों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा देखने का नाम। और दोबारा क्यों देख रहे हैं कि हमने इनिशियली लगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, बट हो सकता है कि आपने सैंपल गलत सेलेक्ट, दोबारा देखते तो तसल्ली हो जाती है, तसल्ली होगी कि स्टिल स्ट्रांग है तो प्रोसीजर कम कर दें, अगर वीक है तो आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बढ़ा दीजिए। जी अच्छा जी। जी ऑडिट प्लान का मैंने पूछा है बच्चों, ओवरऑल प्लान तो बन गया जनाब, ठीक है। तो काइंडली मुझे रिप्लाई करें जनाब। ऑडिट प्लान फिर क्या होगा? शाबाश शाबाश फरहाद, ठीक है ठीक है। असर्शन मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, लेकिन जनाब पढ़ेंगे। पर्टिकुलर, शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ऑडिट प्लान ये होगा कि सेल्स के एरिया पर मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे, परचेज के एरिया पर मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे, कैश एंड बैंक को कैसे वेरीफाई करूंगा। अगर मैं ये बोलूं सेल्स के एरिया पे मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होंगे और सब्सटेंटिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्यों? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों ऑडिट प्लान किसी पर्टिकुलर एरिया का होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने एरिया होंगे बच्चों उतने ही ऑडिट प्लान बनेंगे। अब मुझे रिप्लाई करें, ऑडिट प्लान डिटेल्ड होता है या समराइज्ड होता है? जी बच्चों, डिटेल्ड होता है, शाबाश। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है या किसी पर्टिकुलर एरिया का होता है? शाबाश। सेल्स का, परचेज का, एडमिन का, सेलिंग का, मार्केटिंग का, कैश का, इन्वेंट्री का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स, इंटेंजिबल एटसेट्रा। शाबाश बच्चों। तो जनाब ये फिर हम बच्चों क्या करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं जनाब, और उसकी बेसिस पर क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, ये पूरी प्लानिंग की बात। बच्चे पूरा एक बड़ा लेंथी चैप्टर है दो हमारी बुक के जनाबेला, मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर। बच्चों ये जो प्लान बनाते हैं उसकी बेसिस पर जहां जहां पर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने तो वहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने हैं, और जहां पर हमने सब्सटेंटिव पे रिलाय करना है तो वहां सब्सटेंटिव लगाएंगे। उसके बाद होगा क्या बच्चों, हम टीम जो होती है, टीम होती है जनाबेला जिसमें मैनेजर, जिसके अंदर ट्रेनी, जिसके अंदर जूनियर, सेमी सीनियर और पार्टनर होते हैं, वो आपके काम को रिव्यू करते हैं आके। रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर लिखा हुआ है, वर्किंग पेपर उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो ऑडिटर तैयार करते हैं, जो ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है बच्चों। डन।
उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसके बाद आके पार्टनर्स रिव्यू करते हैं और फाइनली ऑडिट ओपिनियन इशू कर दी जाती है। जी बच्चों ओके करें, ये ऑडिट की स्टेजेस का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है। अगर ओके है तो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें। ओके जी, शाबाश बच्चों, शाबाश। चलो डन हो गया जी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपसे जनाब अगले टॉपिक, अगले डिस्कशन पे जा रहा हूँ। बच्चों हम प्लानिंग कब करेंगे? जब हम ऑडिटर बन जाएंगे या ऑडिटर बनने से पहले? जी बच्चों, हम प्लानिंग कब शुरू करेंगे? जब हम एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं या अपॉइंटमेंट से पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं? जी बच्चों रिप्लाई प्लीज। यस, आप ऑडिटर बनने के बाद बच्चों क्या करते हैं? प्लानिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा कि ऑडिटर बनने के बाद जनाब अला। तो जरा हम ऑडिटर बनने का प्रोसीजर ना डिस्कस कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वंस यू आर अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी देन इट्स टाइम टू डेवलप अ प्लान। और प्लान कैसे होता है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के बाद ओवरऑल प्लान, फिर ऑडिट प्लान्स। ठीक हो गया बच्चों? तो बिल्कुल जनाब अला। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, मैंने आपकी ऑडिट फर्म है जनाब अला, आपकी एक ऑडिट फर्म है, मैंने आपको ऑफर किया है कि मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आप इस कंपनी का ऑडिट करें। आपको मैंने ऑफर दी है कि बच्चों एक कंपनी है मेरी एबीसी लिमिटेड एंड आई वांट टू अपॉइंट यू एज ए ऑडिटर ऑफ माय कंपनी। ठीक है, अगर आप ऑडिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चों ये जवाब दें मुझे कि आप फौरन मुझे यस कह देंगे या आप कहेंगे सर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, there are certain factors that needs to be considered before giving acceptance। जी बच्चों फौरन हाँ कर देंगे या आप कहेंगे नहीं सर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसको कंसिडर करने के बाद ही फैसला हो सकता है कि ऑडिट किया जाए या नहीं किया जाए? जी बच्चों बताएं। फैक्टर्स आर देयर, फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, चले मैं तो आपको ऑडिट ऑफर कर रहा हूं बच्चों, जरा मुझे बताएं आप किन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद फैसला करेंगे कि ऑडिट करना है या नहीं करना। मैं नोट डाउन करने लगा हूं, मुझे फैक्टर्स बताएं जी। जी बताएं, व्हाट फैक्टर्स आई विल कंसिडर, व्हाट फैक्टर आई विल कंसिडर बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस। ओके ओके, बिल्कुल जनाब, जैद कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जनाब, साइज ऑफ कंपनी, अच्छा जी, सिस्टम, शाबाश, रिस्की एरियाज, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं पता चल सकता ना बेटा अक्सर कि रिस्की एरिया कौन कौन से हैं, लेकिन कुछ अंदाजा लगाएंगे बच्चों। जी चलें, मैं आप बोलता हूँ आपने यस नो कहना है, मैं आप बोलने लगा हूँ बल्कि मैं आपके सामने व्यू कर देता हूँ। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर गिविंग एक्सेप्ट। जी बच्चों ये आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं? जी बच्चों देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, शाबाश बच्चों शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनाब। तो जरा देखें बेटा शहनाज, प्री कंडीशन और चीज है, प्री कंडीशन पे डिस्कस करते हैं जनाब। जी पहले पहले आप मुझे यस नो में जवाब दीजिएगा। एथिकल इशू देखें कि हमारी इंडिपेंडेंस को, इंटेग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, कॉम्पिटेंस को, बिहेवियर को क्या कोई थ्रेट है या नहीं? क्यों जी ये देखना चाहिए, उसी के बाद ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए ना। चलें नंबर टू, नंबर टू, मैं रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मैं अपने एक सीक्वेंस में चलूंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स देखें, क्या हमारे पास टाइम है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैं इसको कर भी सकता हूं कि नहीं, ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि नहीं बच्चों? जी आप कहते हैं इसको भी कंसिडर कर लेना चाहिए, वेरी गुड बच्चों।
तो हमने एथिकल इशू यानी इंडिपेंडेंस को चेक करना है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंस, अगर ये मेंटेन कर सकते हैं तो बच्चों जरूर ऑडिट करें, सिर्फ एक फैक्टर नहीं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखना है कि मेरे पास टाइम है। आपने देखा नहीं है ईद के सीजन में आपको जब टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने तो वो रिफ्यूज कर देता है, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या इशू होता है? वो इनकार क्यों कर देता है लास्ट डेज ऑफ रमजान में? जी बच्चों, यस, वो कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है जी इस वक्त, मेरे पास मैं कॉम्पिटेंट हूँ, स्किल है, लेकिन मेरे पास मैन पावर नहीं है, टाइम नहीं होता। तो ऑडिट इसलिए भी हम देखेंगे ना कि अगर है तो ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 3, लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज हम चेक कर लें कि जो उस कंट्री का लॉ है उसके मुताबिक मेरी अपॉइंटमेंट है, क्या लॉ ने किसी किस्म जनाबेला कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई? जी, लीगल इश्यूज भी देख लेने चाहिए, लीगल साइड देख लेनी चाहिए कि नहीं? यस, लीगल साइड देख लें। उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद एक पॉइंट लिखा है मैंने, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी देखें जनाबेला कि आया मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है। क्यों जी बच्चों, ये भी हमें देखना चाहिए। क्यों? होता यह कि अगर मैनेजमेंट क्या कहते हैं जनाबेला, व्हाट इफ अ बेटर ऑफर कम्स, स्टॉप ऑडिट जनाब, स्टॉप अदर। बच्चों अगर इस साल का तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी अगर आप एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में हैं, ठीक है जनाबेला, और आपको दो डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं तो आप ऑडिट छोड़ सकते हैं, दूसरी पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट तो यहाँ पर क्या है, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस। तो हम लीगल इश्यूज को देखेंगे, एथिकल इश्यूज को देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे जनाबेला। इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिर्फ जरा समझिएगा कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिस जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, वो डिसऑनेस्ट है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं? आपको ये बात पता है? मुझे एक बात बताएं, आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप, कोई दोस्ती, कोई आना जाना रखेंगे या रहने देंगे? जवाब दें। जी शाबाश, नहीं रखेंगे, क्यों? रिस्क है, क्योंकि कल को आप पर भी ब्लेम आ सकता है कि भाई आप भी ऐसे ही होंगे, कल को आप पर भी एलिगेशन आ सकता है कि ये बातें आपको पता थी तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट क्यों किया? ठीक है, तो लोग समझेंगे कि शायद हम भी मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये भी देख लेना है आपने। ओके जी, उसके बाद रिस्क देख लेना। रिस्क मतलब हमारी कंपनी, ऑडिट फर्म का साइज छोटा है, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए ऑडिट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए ऑडिट करना काफी मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कंसिडर कर लेने चाहिए। बोले बच्चों, डन? तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस, तो जवाब दे देंगे ना? जी, डिड नॉट गेट मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। बच्चों उसमें होता यह है कि जनाबेला, ठीक है, ओके गुड हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी मतलब बच्चों, इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी। आपने देखना है कि क्लाइंट जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को चला रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है, क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं। इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्टी। अगर वो ऑनेस्ट है तो आप यकीन करें, आपको भी होगा कि अच्छा मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम है, ऑडिट बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, और वो मार्केट में रिप्यूट होती है, गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बच्चों टेंशन ज्यादा होती है। तो हम एक ऑडिट पे थे, तो वहां गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो हम ऑडिट छोड़ के आ गए थे जनाब, क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव किस्म की असाइनमेंट होगी। ओके जनाबेला, ठीक है जनाबेला। तो फंसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो कि अगर आप मैनेजमेंट करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो ऑडिटर की टेंशन भी बढ़ जाती है। लीगल इश्यूज क्या है? कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमारी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, क्या हमारी अपॉइंटमेंट सही हुई है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है। दैट्स इट बच्चों। जी बच्चों, अब फाइनली ओके कर दे ताकि मैं बात को आगे बढ़ा दूं।
जी ये बस बच्चों सिर्फ समरी नोट्स हैं, आपने सब कुछ सारा पढ़ना है। ये बड़े बड़े मैंने मुख्तसर से बेसिक बेसिक पूरे ऑडिट से ना कॉन्सेप्ट उठाए हैं कि अगर बच्चे को पहले 8-10 लेक्चर में ये समझ आ जाए ना, तो यकीन कर लें उसकी बेसिस के ऊपर वो बुक को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। डन। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, किसी एक स्टूडेंट ने हाईलाइट भी किया था, दैट इज प्री कंडीशन। अब तवज्जो से बात को समझिएगा बच्चों। बच्चों वो फैक्टर्स थे, सर्टेन फैक्टर्स, जनरल फैक्टर्स, लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज। ये अब आपको मैं जो दो फैक्टर पढ़ा रहा हूं वो किस नाम से पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखें, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। किस नाम से पढ़ा रहा हूं, बोले बच्चों। शाबाश। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, सही है बच्चों। देखें वो अलहदा फैक्टर्स हैं, ये अलहदा फैक्टर्स हैं। हमने ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो दोनों को ही देखना है, ठीक है। बच्चा कहता है सर वो भी तो पहले की थी, लेकिन उसके लिए लफ्ज प्री कंडीशन यूज नहीं किया स्टैंडर्ड ने, ठीक है। इसके लिए लफ्ज यूज किया है प्री कंडीशन। अब जरा सुनिएगा, प्री कंडीशन बच्चों दो है, प्री कंडीशन दो है जनाब। नंबर वन, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने जो ओपिनियन देनी है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, जवाब दें, ओपिनियन के एंड में क्या कहते हैं, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद, शाबाश। आईएफआरएस नहीं, ठीक है, आईएफआरएस नहीं, ठीक है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या लफ्ज बोला मैंने बच्चों, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, आईएफआरएस नहीं बोले अभी, ठीक है। तो ये बेटा आईएस से नहीं कहते, आईएएस होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएस होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, शाबाश, ठीक है बेटा। तो आई एप्लीकेबल जनाब, अब इस बात को जरा समझें, अब जरा बात को सुनो। अब आपने पता जल्दी से आईएफआरएस क्यों कह दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर कंपनी है पाकिस्तान में और कंपनी लॉ पाकिस्तान का कहता है कि आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वो एक तो कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है, उसका 4th और 5th शेड्यूल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी है, और एक है पाकिस्तान में आईएफआरएस जो आईफैक ने डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। हम ये दो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, फर्ज करें जर्मनी के कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जर्मनी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर यहां पर अप्लाई करे तो क्या एतराज आपका, जी बच्चों, रिप्लाई करें बच्चों। यस, असल बात आप समझ गए हैं कि वो एप्लीकेबल नहीं है, गलत नहीं है वो, लेकिन दे आर नॉट एप्लीकेबल। यहां पर तो यूजर को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट और आईएफआरएस के मुताबिक बनती हैं। तो प्री कंडीशन का पहला पॉइंट यही है कि द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स adopted by management for the preparation of financial statements are acceptable और एप्लीकेबल, ठीक है। कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट किए और एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी का बच्चों बड़े आराम से पता चल जाता है उस कंट्री के लॉ से, ठीक है। इंडस्ट्री के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं तो इंडस्ट्री से पता चल जाता है, उस कंट्री के लॉ से पता चल जाता है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, एसएमई है, ये उस कंट्री के लॉ ने डिफाइन किया होता है। तो बच्चों पहली प्री कंडीशन क्या देखनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए वो उस कंट्री के लॉ के मुताबिक एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अब देखिए ये वाली बात कुछ सर्टन जनरल फैक्टर्स में तो नहीं थी ना, तो ये प्री कंडीशन नंबर 1 समझ आ गई बच्चों, जी बच्चों प्री कंडीशन नंबर 1 समझ आ गई। चलो गुड हो गया। नंबर टू आपने मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि जनाब क्या एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट का काम है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना मैनेजमेंट का काम है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है, हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना स्टाफ तक, प्रीमिसेस तक, ये मैनेजमेंट का काम है। क्या ख्याल है, जो मैनेजमेंट के करने के काम है उनसे पूछना लें ऑडिट शुरू होने से पहले, क्या ख्याल है, कल को वो कहें जी नहीं,
ये तो हमें पता ही नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बच्चा पता है क्या कहता है, सर ये ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यस आप इन सारी चीजों की एक्नॉलेजमेंट ले लें बच्चों। तो मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लें रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने जो 4 बुलेट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है। तो बच्चों 2 प्री कंडीशन देखनी है, एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही है, और दूसरा मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हो। अगर ये दोनों प्री कंडीशंस मौजूद हैं और सर्टेन फैक्टर्स का भी कोई मसला नहीं है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम ऑडिट रिफ्यूज कर देंगे। ओके बच्चों, यहां तक बोले समझ आ गई बात? शाबाश शाबाश। तो बच्चों मुझे अगर जवाब दें, अगर प्री कंडीशंस आएगी तो ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे, बस सुन ले। प्री कंडीशन आए तो ये लिखिएगा, और अगर आज जनरल फैक्टर्स लिखें तो बच्चों फिर वो लिख के आइएगा एथिकल इशू, लीगल इशू। ठीक है, तो ख्याल करना है कि आपने ये नहीं करना कि प्री कंडीशन आ जाए तो वो लिखाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल वैसे बात है कि आप कॉलेज में आए और आपके गेट पे कहा कि जनाब कि स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, और क्लास का रूल क्या है कि 10 मिनट के अंदर आना चाहिए। तो अगर पूछा जाए क्लास का रूल क्या है तो आप कहेंगे 10 मिनट। आपसे से पूछा जाए कॉलेज का रूल क्या है, आप कहेंगे स्टूडेंट कार्ड। तो जनरल फैक्टर्स पूछे जाए तो वो लिखिएगा, प्री कंडीशन पूछी जाए तो ये लिखिएगा जनाब। डन करें बच्चों? डन हो गया। तो आपने सर्टेन फैक्टर्स भी देख लिए, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट भी देख ली, तो ऑडिट एक्सेप्ट कर ना लें? अगर सब कुछ ओके है तो ऑडिट एक्सेप्ट करने की इजाजत है बच्चों? जी चलें, आपने आपने इजाजत दे दी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट बनाए या बस फटाफट आप ऑडिट करने पहुंच जाए? अब कोई डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, बस ऑडिट फटाफट और जाके ऑडिट शुरू कर दें? क्या डॉक्यूमेंट बनाए? जी बच्चों क्या डॉक्यूमेंट बनाए? अच्छा जी, हमजा बेटा कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए, शाबाश। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है उसको लिख लें, कल को बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो कहें जी ऑडिट के साथ साथ तो आपने टैक्स की सर्विसेज भी देनी थी, हमने तो इतने पैसे दिए। अच्छा जी, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखें? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखें बच्चों? जी फैजान, वो ग्रुप के अंदर शेयर है तो काइंडली को बच्चा फैजान को शेयर कर दीजिएगा जी, बेसिक नोट्स। एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखें बच्चों? टर्म्स एंड कंडीशन, और टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखें? वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोथ पार्टीज, वेरी गुड बच्चों। जी बेटा तैयबा शाबाश। ठीक है, कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फीस कितनी होगी, टाइम फ्रेमवर्क कितना है। शाबाश, मैं देख रहा हूँ जनाब। और कुछ बताएं, टाइम फ्रेमवर्क कितना होगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन से फ्रेमवर्क कंपनी फॉलो करेगी जनाब? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज एक्ट और आईएसएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के मुताबिक इशू की जाएगी, एटसेट्रा जनाब। एक लंबी लिस्ट है बच्चों, इंशाल्लाह ताला हम जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या समझ आई? हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सर्टेन फैक्टर्स को देखा, उसके बाद हमने प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को देखा। ठीक है, और हमने अगर लगा कि दोनों रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं तो फिर हमने एंगेजमेंट लेटर बनाया जिसको नाम दिया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई, जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड सो ऑन, ये सारी बातें लिखी जनाब। तो अच्छा जी, ये तो आगे चला गया जी मैं। ठीक है, ये सारी हमने डिस्कशन की बच्चों। तो उसके बाद जनाब हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जब बन गया, इट्स अ टाइम टू स्टार्ट अ प्लान, इट्स अ टाइम टू डेवलप अ प्लान। अब फिर हम प्लान करते हैं बच्चों, और प्लानिंग में हमने सबसे पहले क्या किया? रिस्क असेसमेंट की। प्लानिंग में सबसे पहले बच्चों क्या किया हमने? रिस्क असेसमेंट की जनाब। प्लानिंग में हमने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट की, क्योंकि मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढनी है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पर है। ठीक है, तो रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए, उसके बाद ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप किया, फिर ऑडिट प्लान्स डेवलप किए। ठीक है बच्चों, ऑडिट प्लान्स पर्टिकुलर एरिया पे डिटेल टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब टाइम प्रोसीजर, फिर इन प्रोसीजर्स को जाके लगाया, एविडेंस गैदर किया, डॉक्यूमेंट किया, टीम ने, मैनेजर ने, पार्टनर ने रिव्यू किया, और देन हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। ओके बच्चों, यहाँ तक ओके कर दें बच्चों?
ओके गुड बच्चों गुड। जिनकी बच्चों क्लास नंबर 1 है तो वो काइंडली, मैं आपको ना इंशाल्लाह ताला जिनको थोड़ी बहुत अगर नहीं भी समझ आ रही तो मेरे कुछ हैं इंशाल्लाह ताला जो मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं 7-8 क्लासेस के बाद ना मैं अपने वीडियो क्लासेस जो लेक्चर्स है ना वहाँ जो मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, ताकि अगर कोई बात आपको इनिशियली समझ नहीं आई बुक पे जाने से पहले तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाए। मैं मैनेजमेंट को वो 8-10 लेक्चर शेयर कर लूंगा, वो आप लोगों से शेयर कर। ओके बच्चों, अब इसमें इसमें एक पॉइंट और रह गया बच्चों, एक पॉइंट और रह गया हमारा कि ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है ना बच्चों जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। तो ये जनाब बेला, ओके, एक सिचुएशन रह गई बच्चों, ये मुझे बताएं, ये हो सकता है कि लास्ट ईयर ऑडिटर कोई और हो और इस साल हमें ऑफर हुआ हो कि आप ऑडिटर बन जाएं। जी बच्चों, ये हो सकता है कि नहीं? यस। अब हो क्या रहा है जनाब बेला कि जी बेटा, माहम मैंने बताया कि जो ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल होता है, असर्शन लेवल समझाऊंगा सादा लफ्जों पे, ऑडिट प्लान फॉर पर्टिकुलर एरिया, ऑडिट प्लान एट ईच पर्टिकुलर एरिया, इसको असर्शन लेवल समझे। यानी हर एरिया पर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असर्शन लेवल। लेकिन इंशाल्लाह हम जब डिटेल पे पहुंचेंगे तो इस बात को समझाऊंगा। ओके, तो मैं आपके साथ जनाबिला वो डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको ऑडिट ऑफर हुआ, आपने जनरल फैक्टर्स देख लिए, लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज एटसेट्रा, आपने प्री कंडीशन देख ली। लेकिन अब मैंने एक सिचुएशन बताई है कि आप पहली दफा अपॉइंट नहीं होने जा रहे, पिछले साल ऑडिटर कोई और था, आपको उसकी जगह अपॉइंट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर जनाबिला। तो इसमें बच्चों एक स्टेप अब आपने और करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, प्रेडिसेसर ऑडिटर। ठीक है बच्चों, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद नहीं, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। और इसका बच्चों पूरा एक प्रोसीजर होता है, जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखते भी रहते होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, उसमें प्रोसीजर ये होता है कि जब आपको ऑडिट ऑफर होता है ना और प्रीवियसली कोई और ऑडिटर मौजूद हो तो हम प्रीवियस ऑडिटर को लेटर लिखते हैं। लेकिन बच्चों, लेटर लिखने से पहले हम क्लाइंट से मैनेजमेंट से परमिशन लेते हैं। भला परमिशन क्यों लेते हैं? उसकी वजह यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है, अभी मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऑडिट फर्म्स के साथ कम्युनिकेशन चल रही होगी ना कंपनी की, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट। क्या कहा जनाब? यू हैव टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपको इजाजत ना दे तो आपने ऑडिट रिफ्यूज कर देना है। जी बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर आपको आपका पोटेंशियल क्लाइंट जो आप जिसके आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं वो आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने की इजाजत ना दे तो फिर आपने क्या करना है? बोले बच्चों, ऑडिट रिफ्यूज कर देना है जनाब। डन हो गया? अच्छा, ये लिखा इसलिए जाता है ताकि आपको अगर कोई रीजन हो, प्रीवियस ऑडिटर भी आपके साथ शेयर कर लेगा ना, तो ही तो फैक्टर्स पता चलेंगे ना, रिस्क वगैरह, इंटेग्रिटी और मैनेजमेंट का, या मैनेजमेंट उसको ब्लैकमेल करती हो, कोई एथिकल इशू, तो आप पे भी तो वो इशू आ सकता है ना, तो आप थोड़ा सा एक वार्निंग मिल जाती है आपको। अच्छा जी, मैनेजमेंट ने आपको इजाजत दे दी, सही है, नहीं ये अब ये तो एक सेपरेट चीज है ना, प्री कंडीशन और चीज, सर्टेन फैक्टर और चीज थी, ये एक अलग प्रोसेस है, कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, और इसके जरिए आपको उन जनरल फैक्टर्स का काफी हद तक पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसीजरल बात है बच्चों। ठीक है, अच्छा, क्लाइंट ने इजाजत दे दी, हमने लेटर लिखा, ठीक है, प्रीवियस ऑडिटर भी जो है ना कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक क्लाइंट रिफ्यूज नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगी। जब लेटर प्रीवियस ऑडिटर के पास पहुंचेगा तो वो क्लाइंट से पूछेगा कि क्या मैं इस पोटेंशियल ऑडिटर को जवाब दे दूं। अगर मैनेजमेंट उसको रोक दे तो भी हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें रोक दे या उसको जवाब देने से रोक दे, क्योंकि वो भी रिप्लाई नहीं करेगा आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला, उसे नहीं पता कि आप कौन है। क्लाइंट आपको उसे इजाजत दे देगा तो वो कम्युनिकेट कर देगा बच्चों। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता, एक रिमाइंडर और भेजें। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ऑडिटर और इनकमिंग ऑडिटर पे ये आई कैप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि ये एक दूसरे को जवाब दें, वरना इनके ऊपर प्रोफेशनल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है जनाब, तो उसमें वो रिप्लाई में बताता है कि जनाब मैं क्यों जा रहा हूँ, या मैंने क्यों रिजाइन कर दिया, मेरा टेन्योर पूरा हो गया, या मुझे क्यों निकाला जा रहा है, व्हाटसोएवर इज द रीजन, वो कम्युनिकेट करते हैं।
ठीक हो गया, देन उसके अकॉर्डिंगली हम फैसला कर देते हैं कि ऑडिट एक्सेप्ट करें या ना करें। जी बच्चों यहाँ तक ओके है? जी बच्चों प्लीज रिप्लाई। ओके जी, गुड हो गया जनाब। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बच्चों प्लानिंग से पीछे का प्रोसेस बता, एक तो 2-4 मिनट हमारे पास है बच्चों। एक प्रोसेस हम कहते हैं टेंडरिंग, जो आपको मैंने प्रीवियस बताया ना कि ऑफर आई, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों टेंडरिंग। अब जो है ना कंपनीज भी बड़ी समझदार हो गई हैं, कंपनीज बड़ी समझदार हो गई हैं। पहले पहले होता पता है क्या था, एक कंपनी बाकायदा आती थी, वो ऑडिटर को कहती थी हम ऑडिट करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों 2-4 मिनट में, तो बोले क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? टेंडरिंग प्रोसेस। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रिप्लाई करें। यस, टेंडरिंग पढ़ा रहा हूँ जनाब इलाके। आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टेंडरिंग। ठीक है, टेंडरिंग पहले पता है क्या होता था बच्चों? पहले होता था कि एक कंपनी आपके पास खुद आती थी कि हमें ऑडिटर, हम आप हमारे ऑडिटर बन जाए, तो उसमें ऑडिटर बड़े नखरे करता था बच्चों कि अच्छा मैं देखता हूँ ये है वो। अब आपको पता है कंपटीशन का दौर है, अब कंपनीज को भी ये बात समझ आ गई। अब कंपनीज इनवाइट करती हैं, आपने लॉ पढ़ा होगा, इनविटेशन देती हैं, ऑफर। ठीक है, अब कंपनीज कहती है कि हमें ऑडिट करवाना है, जो इंटरेस्टेड ऑडिट फर्म्स हैं वो हमें प्रपोजल भेजें। लो जी, अब ऑडिट फर्म्स प्रपोजल भेजेंगी, टेंडर डॉक्यूमेंट भेजेंगी, जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो टेंडर डॉक्यूमेंट भिजवाए जाते हैं। तो ऑडिट फर्म्स फिर क्या करती हैं, प्रपोजल भेजती हैं कि जनाब हम ये हैं, हमारा ये बैकग्राउंड है, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम आपका क्वालिटी ऑडिट ऐसे करेंगे, ये फीस लेंगे, इतना टाइम लेंगे। 3-4-5 फर्म्स को वो कहते हैं कि जनाब हमने ऑडिट करवाना, जो इंटरेस्टेड है वो हमें प्रपोजल भेजे। इसी वजह से तो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी इफेक्ट हो सकता है जनाब, इसी की वजह से तो कहते हैं कि इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो फिर अब होता यह कि 2-4-5 प्रपोजल आई होती है, उसमें से अब ऑडिट कंपनी फैसला करती है कि हमने किससे ऑडिट करवाना है। तो ऑडिट फर्म्स अब बैक एंड पे बच्चों चलेगी जनाब। ठीक है, अब ये जो हम उसमें होता क्या है कि पहले अखबार में देते हैं या प्राइवेट चैनल से या ईमेल्स के जरिए फर्म्स को इनवाइट किया जाता है, फर्म प्रपोजल डॉक्यूमेंट भिजवाती है, उसको सामने रखते हुए कंपनी फिर देखती है कि कौन सी बेहतर है जनाब। उसके बाद जनाब क्या, ऑडिट फर्म और कंपनी के दरमियान अपॉइंटमेंट हो जाती है और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बन जाता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा टेंडरिंग का प्रोसेस भी आपको बता दिया बच्चों। जी बच्चों ओके है यहाँ तक? यहाँ तक ओके है? हाँ, रिप्लाई कर दें बच्चों। चले, गुड हो गया, दैट्स इट, टाइम पूरा हो गया जी बच्चों। तो जो जो पेजेस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बच्चों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेनी तो हमें 100% एविडेंस भी तो नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। तो कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस किसे कहते हैं, सफिशिएंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट क्या होता है जनाब। हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसको पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करूंगा किस पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। कल हम मेरे टॉपिक में ये दो होंगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा कि ऑडिट जो ओपिनियन देते हैं उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, वो किस तरह से दी जाती है, किस सिचुएशन में कौन सी ओपिनियन आ सकती है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।